Hello everyone, welcome to Debit and Credit. Let's continue with our compound journal entries. इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इंश्योरेंस, बट उससे पहले इंश्योरेंस क्या होता है मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ. व्हाट इज़ इंश्योरेंस? इट्स एन अरेंजमेंट बाय विच अ कंपनी और द स्टेट अंडरटेक्स टू प्रोवाइड अ गारंटी of compensation for specified loss, damage, illness, death in return for a payment of specified premium. अब इसका मतलब क्या है? स्पेसिफाइड प्रीमियम का मतलब वही होता है जो हम लोगों ने सम्स में किया था. इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि हमारा एक्सपेंडिचर होता है वही यहाँ पे स्पेसिफाइड प्रीमियम है. ठीक है. सपोज द गाय विथ एन अम्ब्रेला इज द इंश्योरेंस कंपनी है और इसके अलावा यहाँ पे 10 और भी लोग हैं. ठीक है. तो ये लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले हर इंडिविजुअल से कुछ पैसा लेते हैं, या तो मंथली या फिर ईयरली. तो हर कोई इसको पैसा देता है और फॉर दैट इन रिटर्न इंडिविजुअल लोगों को क्या मिलता है? अगर उनका कोई लॉस हो जाता है देन द इंश्योरेंस कंपनी कम्स एंड पेज ऑफ देयर लॉस. ठीक है. जैसे कि मान लो हर किसी ने यहाँ पे 1000 रुपीज़ करके प्रीमियम लिया है, मतलब दे पे प्रीमियम मंथली बेसिस ऑन मंथली बेसिस. और इस बंदे के बिजनेस में फायर हो गया या फिर फ्लड हो गया और उसकी वजह से उसका बिजनेस में कुछ लॉस हो गया. तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये इंश्योरेंस कंपनी वाले आएंगे और बोलेंगे वी विल कंपेंसेट फॉर योर लॉस. ठीक है. और देखो, तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही काम करता है. मान लो कि उन्होंने 10 लोगों से प्रीमियम लिया. अब 10 में से 10 लोगों का तो एक्सीडेंट्स नहीं होता है, किसी एक या दो का ही होता है. तो दे पे ऑफ देयर लॉसेस, ऑल्सो दे मेक देयर ऑन प्रॉफिट. ठीक है. अब देखो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है. समटाइम्स द गुड्स एंड द एसेट्स ऑफ द फार्म may be damaged, destroyed due to some abnormal reasons such as theft, accident, fire, flood, earthquake. On account of such damage, a farm may suffer loss. Such losses are called abnormal losses. ठीक है. कोई भी लॉस अगर इन सब कारणों से हो रहा है, फायर, फ्लड, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तब उस लॉस को हम लोग एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं. ठीक है. अब एबनॉर्मल लॉस के सम्स में आपको करना क्या है? पहले तो आपको उस लॉस ऑफ गुड्स के लिए एक जर्नल एंट्री पास करना है. उसके बाद लॉस ऑफ अगर एसेट्स है तो एसेट्स के लिए पास करें. अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है तब कोई टेंशन की बात ही नहीं है. अगर गुड्स इंश्योर्ड था तब हमको देखना पड़ेगा कि कंपनी ने क्या फुल लॉस के लिए भरा है या फिर फुल लॉस के लिए नहीं भरा है, बट दैट दे हैव पेड ओनली अ पार्ट ऑफ द लॉस. ठीक है. पहला देखो, गुड्स वर्थ ₹3000 एंड कैश 1000 वेर स्टोलन. तो दो यहाँ पे मोर देन 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे. ठीक है. एक तो परचेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट. ठीक है. अब देखो, अगर चोरी हो गया तो आपका परचेज डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि किसी ने आपका गुड्स ले चोरी कर लिया. राइट. और कैश भी चोरी कर लिया तो इसका मतलब कैश भी डिक्रीज होगा. राइट. और थर्ड अकाउंट जो इफेक्ट होगा वो होगा एबनॉर्मल लॉस. ठीक है. अब यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हो या फिर लॉस बाय थेफ्ट भी लिख सकते हो. ठीक है. आप अपने बुक में देख लेना. ये देखो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. और दूसरा आपका होगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. आप या तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट लिख सकते हैं या फिर लॉस बाय फ्लड भी लिख सकते हैं. ठीक है. आपको जैसा ठीक लगे. ये देखो, एबनॉर्मल लॉस क्योंकि लॉस हमारा इंक्रीज हो रहा है, और परचेज अकाउंट क्रेडिट क्योंकि हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया है. ठीक है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं. गुड्स वर्थ ₹8000 वेर डिस्ट्रॉयड बाय फायर. द गुड्स बीइंग इंश्योर्ड, द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम फॉर द होल अमाउंट. अब इस केस में जो भी गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए हैं उनका इंश्योरेंस किया हुआ था, और कंपनी वालों ने क्या बोला है? दे एडमिटेड ए क्लेम फॉर द होल अमाउंट. दे एडमिटेड, उन्होंने सिर्फ बोला है कि ठीक है हम लोग पे कर देंगे, अभी तक के लिए पे नहीं किया है. ठीक है. तो इसे डिवाइड कर लो पहले. एक तो गुड्स वर्थ ₹8000 वे डिस्ट्रॉयड बाय फायर. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? या तो
एबनॉर्मल लॉस अकाउंट या फिर लॉस बाय फायर लिख सकते हैं, और दूसरा जो होगा वो परचेज अकाउंट होगा, राइट। परचेज डिक्रीज हो रहा है इस केस में, क्यों, हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, ये देखो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और सेकंड केस में क्या होगा, दे एडमिटेड ए क्लेम। तो इसका मतलब अब देखो, दे एडमिटेड ए क्लेम फॉर द होल अमाउंट। अब देखो ये जो लॉस का अमाउंट है ये किससे मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी वालों से मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा पाओगे। अब किसी से अगर हम लोग पैसा पाते हैं तो हम लोग उसे कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे कि डेटर ही मान लो, डेटर से हम लोग पैसा पाते हैं तो डेटर को हम लोग एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। सेम लॉजिक गोज विद द कंपनी ऑल्सो। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने वाला है तो अभी के लिए आपको इसको डेटर मानना पड़ेगा। अगेन डेटर का मतलब अलग होता है, टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड एंड द पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, उसे हम लोग डेटर्स बोलते हैं। मैं यहाँ सिर्फ लॉजिक के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी हमें डेटर पकड़ना पड़ेगा, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। अब इंश्योरेंस कंपनी इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको उससे पैसा मिलेगा ना। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा एबनॉर्मल लॉस। अब ये एबनॉर्मल लॉस हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि पहले तो हमारा लॉस इंक्रीज हो रहा था, इस केस में लॉस तो हमारा इंक्रीज हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने डेबिट किया था। बट क्या अब वो लॉस रहा, नहीं, उस लॉस को इंश्योरेंस कंपनी वाले बेयर करेंगे। उन्होंने बोला कि हम लोग पूरा अमाउंट भर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने उस लॉस को इंश्योरेंस कंपनी के नाम कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। गुड्स वर्थ ₹10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ऑल्दो द गुड्स वर इंश्योर्ड, द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 7,000। तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने क्या बोला है, हमारा लॉस कितना हुआ, 10,000। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने बोला कि वो लोग सिर्फ 7,000 ही दे पाएंगे, तो बाकी का जो 3,000 है वो क्या हो जाएगा, वो तो स्टिल हमारा लॉस ही है ना, दिस इज स्टिल योर लॉस। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे। ये देखो, तो सबसे पहला एंट्री जो होगा वो होगा गुड्स वर्थ रुपीज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो क्या लिख सकते हो आप, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट या तो लॉस बाय फायर अकाउंट टू परचेज अकाउंट, राइट। क्यों, लॉस इंक्रीज हो रहा है और परचेज डिक्रीज। और उसके बाद हमें 7,000 रुपीज़ का क्लेम मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वो भी जो भी लॉस हुआ है वो किसके नाम ट्रांसफ़र करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के नाम कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी के नाम हम लोग कितना लॉस करेंगे, 7,000 रुपीज़, राइट, टू एबनॉर्मल लॉस। बट एक्चुअल में हमारा लॉस कितना हुआ था, ये देखो 10,000 रुपीज़, राइट। तो क्या डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है, अभी नहीं, इक्वल नहीं है, अभी भी 3,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो ये जो आपका 3,000 रुपीज़ का लॉस है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे तो ये देखो, दो डेबिट साइड 7,000, 3,000, 10,000 और 10,000 इन द क्रेडिट साइड। इसका मतलब अभी ये जर्नल एंट्री करेक्ट है। ये देखो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 7,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,000 एंड टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अगेन आप एबनॉर्मल लॉस या फिर लॉस बाय फायर भी लिख सकते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। फर्नीचर 10,000 रुपीज़ का डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर। तो यहाँ पे तो ना इंश्योरेंस का झमेला है ना कुछ है, तो इसका मतलब क्या है, ये सीधा लॉस है। या तो आप लिख सकते हैं एबनॉर्मल लॉस या तो लॉस बाय फायर, राइट, लॉस बाय फायर भी लिख सकते हैं। और नीचे क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट 10,000, 10,000, ये देखो, ठीक है। इस सम को करने से पहले मैं एक बात बता दूं, शायद आप लोग को पता भी होगा बट फिर भी, हम लोग जर्नल एंट्री में प्लस या माइनस कैसे करते हैं। जैसे कि अगर परचेज अकाउंट डेबिट साइड पे है एक एंट्री में, और दूसरा एंट्री में अगेन परचेज अकाउंट अगर डेबिट साइड पे है और टू कुछ भी हो, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं,
परचेज और परचेज को प्लस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का डेबिट बैलेंस है, राइट। वैसे ही अगर मान लो कि कैश अकाउंट डेबिट है, अब ये सेल्स ही ले लो, और दूसरे वाले में रेंट अकाउंट डेबिट है टू कैश है, तो क्या हम इसे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? इसे हम माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बैलेंस डेबिट में है और दूसरा बैलेंस क्रेडिट में है, ठीक है। तो हम लोग अकाउंटेंसी में अगर हमें कुछ कैंसिल आउट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ का अगर डेबिट बैलेंस होता है तो उसे अगर हमें डिक्रीज करना है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। कोई भी चीज़ का बैलेंस अगर क्रेडिट होता है तो अगर हमें उसे डिक्रीज करना है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक द एबनॉर्मल लॉस, जब भी हमें लॉस होता है तो हम लोग डेबिट कर देते हैं, और उस लॉस को जब भी हमें ट्रांसफ़र करना होता है इंश्योरेंस कंपनी वालों को तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर आर वैल्यूड एट 20,000 एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इस केस में हमें ऑलरेडी इंश्योरेंस क्लेम मिल चुका है, ठीक है। तो पहला, अब इसे थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये देखो, सबसे पहला एंट्री जो आपके माइंड में आएगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, राइट। क्यों? गुड्स लॉस 20,000 20,000, राइट। अब दूसरे वाले केस में अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो इसका मतलब पहले उसको ड्यू करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस या फिर लॉस बाय फायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें ड्यू करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल या तो लॉस बाय फायर, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। कितना रुपीज़ का लॉस हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे? 16,000। क्यों? क्योंकि उन्होंने 16,000 रुपीज़ का ही क्लेम दिया है। थर्ड केस में क्या होगा, तो इसका मतलब 20,000 का लॉस था, 16,000 रुपीज़ का हमें क्लेम मिल गया है, तो इसका मतलब 4,000 क्या होगा, 4,000 स्टिल योर लॉस, राइट। और हमें कैश किससे मिला है? इंश्योरेंस कंपनी से मिला है। जैसे कि मैंने बोला, आपको इंश्योरेंस कंपनी को एज ए डेटर मान लेना है, तो क्या हो जाएगा, अगर आप डेटर से पैसा पाते हो तो क्या होता था, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। वैसे ही यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट कितना मिलेगा? 16,000। अब देखो, इन तीनों ट्रांजेक्शन को हमें एक साथ लिखना पड़ेगा, एक ही ट्रांजेक्शन में लिखना पड़ेगा। वो कैसे लिखेंगे मैं दिखाता हूँ। देखो, एक तो इंश्योरेंस कंपनी 16,000 क्रेडिट बैलेंस और इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 16,000 बैलेंस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अभी तो मैंने बोला, अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ का बैलेंस अगर डेबिट है और अगर आपको उसको कैंसिल करना है तो आप उसे क्रेडिट कर सकते हैं, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, राइट। वैसे ही देखो, एबनॉर्मल लॉस या फिर लॉस बाय फायर 20,000 था और यहाँ पे हमने 16,000 डिक्रीज कर दिया, राइट। लॉस होने पे क्या होता है? डेबिट होता है ना, और लॉस डिक्रीज होने पे क्या होता है? क्रेडिट। तो हमने 16,000 रुपीज़ लॉस क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब कितना बचा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट? सिर्फ 4,000 बचा, राइट। सिर्फ 4,000 बचा और हमें कैश मिला 16,000 रुपीज़ का। तो क्या क्या बचा? कैश अकाउंट डेबिट बचा, लॉस बाय फायर अकाउंट 4,000 बचा, और क्रेडिट साइड पे द परचेज 20,000 रुपीज़ बचा, राइट। ये देखो, कैश अकाउंट डेबिट 16,000 रुपीज़, लॉस बाय फायर 4,000 विच इज़ बैलेंसिंग फिगर, टू परचेज अकाउंट 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, प्रीवियसली जो मैंने दिखाया था आप वैसे भी कर सकते हैं, एक एक करके ट्रांजेक्शन पास करें, या फिर यहाँ की तरह आप एक साथ तीन जर्नल एंट्रीज को कंबाइन करके लिख सकते हैं, बैलेंस करके लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। गुड्स लॉस्ट बाय फायर एट वैल्यू 20,000 एंड इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड रुपीज़ 16,000। अब यहाँ पे एडमिटेड है, रिसीव नहीं है, तो इसका मतलब कैश तो नहीं आएगा। तो पहला ट्रांजेक्शन जो आपके दिमाग में आएगा, एक तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट या फिर लॉस बाय फायर, राइट, टू परचेज अकाउंट। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, 20,000 20,000। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी वालों ने एडमिट किया कि हम लोग लॉस भर देंगे, तो इसका मतलब इस लॉस को आपको किसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? इंश्योरेंस कंपनी स्लैश
इंश्योरेंस क्लेम, आप कुछ भी लिख सकते हैं। डेबिट कितना 16,000 रुपीज़ टू लॉस बाय फायर, राइट 16,000। अब एक्चुअल में लॉस हुआ था आपका 20,000 का और इंश्योरेंस कंपनी वालों ने एडमिट किया 16,000, तो ये 4,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, 4,000 रुपीज़ अभी भी लॉस बाय फायर आपका बैलेंस रह जाएगा, राइट। ये देखो लॉस बाय फायर डेबिट बैलेंस 20 था, हमने क्रेडिट कर दिया, डिक्रीज कर दिया 16,000, तो 4,000 डेबिट में अभी भी बचा, राइट। उसके बाद परचेज अकाउंट क्रेडिट 20,000 और इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट 16,000, तो इन दोनों को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। ये देखो इंश्योरेंस क्लेम कितने का मिला 16,000, लॉस बाय फायर अभी भी कितना है हमारा 4,000 और परचेज अकाउंट 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज वर्थ 10,000 एंड पेड रुपीज 5,000 फॉर इट। पर्सनल यूज ड्राइंग्स का केस, एक अकाउंट जो इफेक्ट होगा ड्राइंग्स होगा, दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट होगा वो होगा गुड्स लेके गया है, तो इसका मतलब परचेज अकाउंट, और तीसरा ही पेड रुपीज़ 5,000, ओनर ने हमें मतलब बिजनेस को 5,000 रुपीज़ पे किया है, तो तीसरा होगा कैश अकाउंट, राइट। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट में 5,000 अभी भी बैलेंस है, हमें 5,000 रुपीज़ का कैश मिला मतलब एसेट इंक्रीज, और परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ क्योंकि गुड्स लेके चला गया वो। अब ये 5,000 जो बैलेंसिंग फिगर है इसका मतलब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअल में उसने ड्राइंग्स कितना का किया था 10,000 का, राइट, और उसके बाद उसने कितना रुपया दे दिया 5,000, तो अभी भी तो 5,000 रुपीज़ का ड्राइंग्स बचा ही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। पेड 2,000 रुपीज़ टू लैंडलॉर्ड फॉर रेंट अमाउंटिंग टू रुपीज़ 2,500। इसका मतलब एक्चुअल में ड्यू कितना था 2,500, हमने लैंडलॉर्ड को रेंट कितना दिया 2,000 रुपीज़, इसका मतलब 500 जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, दैट इज़ ड्यू, और ड्यू को हम लोग क्या लिखते हैं आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब एक पहला अकाउंट जो इफेक्ट होगा ऑब्वियसली रेंट अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, और तीसरा आउटस्टैंडिंग रेंट, राइट। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, ये देखो रेंट अकाउंट डेबिट 2,500, क्यों, क्योंकि टोटली एक्सपेंडिचर है। अब मैंने पहले भी बताया है अगर कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप पे करते हो नहीं करते हो डजेंट मैटर, इफ इट हैज़ ऑकर्ड इन दैट मंथ यू हैव टू रिकॉर्ड इट, राइट। तो रेंट अकाउंट 2,500 हो जाएगा, हमने कैश कितने कितने का दिया 2,000 रुपीज़ का, और बचा 500, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए लायबिलिटी होता है, और जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, दिस विल बी योर लास्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। सोल्ड गुड्स थ्रू एजेंट अमाउंटिंग टू रुपीज 66,000 एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम द एजेंट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन 10% ऑन द अमाउंट रेमिटेड टू द बिजनेस। इसका मतलब क्या है, बिजनेस ने एक एजेंट हायर किया, बोला कि ये लो मेरा गुड्स और तुम बेच के आओ, तो ये मार्केट में गया, उस गुड्स को सेल किया, और जो भी उसको पैसा मिला वो आके बिजनेस को दे दिया, और बोला कि ये लो 66,000 और मैंने अपना कमीशन ले लिया है। तो एक्चुअल में कितना सेल्स हुआ था, ये 66,000 प्लस कमीशन, उतने रुपीज़ का यहाँ पे सेल हुआ था, राइट। मैं बताता हूँ क्या करना है अभी। आफ्टर कमीशन के लिए ये देखो आफ्टर कमीशन मतलब आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर इस अमाउंट पे आपको जानना है कि उसने कितने रुपए का कमीशन लिया था तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी अमाउंट है रिस्पेक्टिव अमाउंट आप लिख देना, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस अगेन रेट, ठीक है। इस फार्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 66,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो अब इसको यहाँ पे पुट करके देखते हैं, ऊपर कितना आएगा 10% था तो 10% आएगा, नीचे आएगा 100 प्लस 10 110, तो 0 0 कैंसिल आउट, 11 6 जा तो बचा कितना 1 2 3, तो इसका मतलब 6,000 उसका कमीशन था वो हमसे लेके गया।
अब देखो, तो एक तो हमें कैश मिलेगा बिजनेस में, दूसरा जो है वो सेल्स अकाउंट होगा, और तीसरा जो है वो कमीशन होगा। क्यों? हमने कमीशन एजेंट को पे किया। अगर हम पे कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने पे डेबिट होता है। ये देखो, कमीशन अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज़, और हमें सेल्स के बाद, उसे कमीशन देने के बाद 60,000 रुपीज़ मिला, और सेल्स हमने एक्चुअल में टोटली कितना किया था? 66,000 का। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कंपाउंड एंट्री का अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे उसे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, आस्क योर क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, relatives to join here too. Totally free classes है, and you can mail me here if you have any query. Thank you.